मेरा नाम प्रिय रंजन है, डॉक्टर प्रिय रंजन। और आज का जो पेपर हम लेके आए हैं ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है। इस पेपर का नाम है एग्रीकल्चरल फिनांस एंड कॉरपोरेशन। ठीक है। तो कृषि से संबंधित वित्त और सहकारिता से ये संबंधित पेपर है। ये पेपर भी उसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर्स के और पेपर्स हैं, ये 3 खंडों में बटा हुआ रहेगा, ABC। और सेक्शन ए से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टोटल प्रश्न 5 ही रहेंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो होंगे, ईच एंड एवरी आंसर क्वेश्चन शुड बी नॉट एक्सीड्स मोर देन 50 वर्ड्स। ये भी बात है कि आपको 50 शब्दों से ज़्यादा में इसका उत्तर नहीं देना है। ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में भी आपके 6 प्रश्न रहेंगे, उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। तो 4 प्रश्नों के उत्तर जब देंगे और 5 प्रश्न होंगे तो मान के चलिए 4 गुने 5 यानी 20 नंबर का ये टोटल मार्क्स हो जाएगा सेक्शन बी से। और इसके शब्दों की सीमा जो होगी ये 20 होगी। ठीक है। यानी प्रत्येक प्रश्न 20 शब्दों में लिखने होंगे आपको। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में भी 4 प्रश्न होंगे। 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये 10 अंकों का होगा। इस तरीके से 2 गुने 10 20 नंबर के ये सेक्शन सी से प्रश्न होंगे और इसकी सीमा जो होगी ये 400 शब्दों की होगी। ठीक है। अब चलते हैं हम पुनः सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए का जो है ये नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन में करीब ए से लेकर के ई तक प्रश्न दिए हुए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अनिवार्य रूप से देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण एवं वित्त से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट एंड फिनांस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऋण की बात करते हैं। तो कृषि क्षेत्र के ऋण, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण और वित्त जो होते हैं, इसका क्या होता है कि ऋण और वित्तीय सेवाएं किसानों को अपने खेतों में निवेश करने, फसलों की बुआई और कटाई के लिए आवश्यक संसाधनों की खरीद और अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक धन प्रदान करती हैं। तो कृषि क्षेत्र के लिए ऋण और वित्त से आप क्या समझते हैं? तो कृषि क्षेत्र के लिए जो किसानों की खेती के लिए आवश्यक संसाधन, औजार, कीटनाशक, बीज, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए उन्हें वित्त की आवश्यकता होती है। और वित्त का मतलब होता है किसी भी फंड की व्यवस्था करना, धन की व्यवस्था करना और उसे उपयोग में लाना। तो किसानों कृषि क्षेत्र में इसके लिए ऋण की सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण और वित्त से आप क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं कि किसानों को कृषि से संबंधित व्यवसाय की आवश्यकताओं को, सबसे पहले कृषि से संबंधित कार्य करने के लिए और कृषि से संबंधित व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। और इन संसाधनों की पूर्ति ऋण और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से जो किसान करता है। और ये ऋण और वित्तीय सुविधाएं किन चीज़ों के लिए? बैंकों के द्वारा, सहकारी संगठनों के द्वारा, सहकारिता के द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा उन्हें मिलती हैं। तो उसे हम कृषि एवं कृषि क्षेत्र के लिए ऋण और वित्त कहते हैं। अब इसका मुख्य काम क्या होता है कि ये खेतों में, अब ये कृषि से संबंधित वित्त और ऋण से ये क्या करते हैं? तो ये इससे खेतों में निवेश करते हैं, फसलों की बुआई और कटाई के लिए आवश्यक संसाधन जो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, उन सब की खरीदारी करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऋण की लागत से आप क्या समझते हैं? देखिए, ऋण की लागत का अर्थ होता है कि इसको कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है।
लिए गए ऋण के बदले में जिस ब्याज का भुगतान किया जाता है वही ऋण की लागत कहलाती है। ऋण की लागत क्या होती है? आपने जो ऋण लिया है उसके बदले में जिस ब्याज का आप भुगतान करते हैं तो वही ब्याज जो है वो ऋण की लागत कहलाती है। ठीक है। अब चलते हैं कृषि में वित्त के पैमाने का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर सी, 1 का सी, कृषि में वित्त के पैमाने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि कृषि से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए किसानों को वित्तीय संसाधनों की कितनी आवश्यकता है, इसी को मापना कृषि में वित्त के पैमाने से संबंधित होता है। कृषि में वित्त के पैमाने का अर्थ क्या होता है कि कृषि कार्य से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक जो वित्तीय संसाधन होते हैं इसको माप करना ही, प्रत्येक किसान को वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है, इसका माप ही कृषि में वित्त के पैमाने से संबंधित होता है। इसी को वित्त का पैमाना कहा जाता है कृषि क्षेत्र में। अल्पावधि ऋण क्या कहलाते हैं? देखिए, समय के आधार पर जो ऋणों का बंटवारा किया गया है, डी, क्वेश्चन नंबर डी है, अल्पावधि ऋण क्या होते हैं? तो देखिए, समय के आधार पे जो ऋण होते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। अल्पावधिक ऋण, उसके बाद में मध्यकालिक ऋण और फिर है दीर्घकालिक ऋण। अल्पावधिक ऋण जो होता है ये 1 महीने से 12 महीने तक का होता है। ठीक है। दीर्घकालिक ऋण जो मध्यावधिक ऋण जो होता है 1 से 3 वर्षों का होता है। और दीर्घावधिक ऋण जो ऋण होता है ये आपको 3 से 5 वर्ष का या 5 वर्ष से ज़्यादा का हो सकता है। अब चलते हैं अल्पावधिक ऋण के बारे में। तो अल्पावधिक ऋण जो होता है इसका उद्देश्य व्यवसाय के वित्त और व्यवसाय जो भी है, व्यक्ति और व्यवसाय के अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। जैसे हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की आवश्यकता है तो हम किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में कुछ पैसे ले सकते हैं। ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है? अल्पावधि की जो ऋण होती है, अल्पावधि की ऋण सबसे पहले तो इसकी विशेषता होती है आपको कि 1 से 12 महीने तक का ये होता है। दूसरा चीज़, इस पर निम्न ब्याज दर से ऋण चुकाना होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि ऋण क्रेडिट के 4R क्या हैं? 4 R's ऑफ क्रेडिट ये क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, अगर जिन ऋणों को आप लेते हैं या किसी भी कर्जदाता से जब आप ऋण लेते हैं तो उसके लिए जो 4 R's हैं इस सिद्धांत को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले राइट पार्टी, पहला क्या है? 4 R में से पहला R है राइट पार्टी। राइट पार्टी का मतलब होता है सही व्यक्ति की पहचान जिससे आपको ऋण लेना है। यानी जो व्यक्ति आपको ऋण दे रहा है वो देने वाला व्यक्ति कैसा है? विश्वसनीय है? क्या उसके द्वारा दिए गए ऋण का जो स्रोत है वो सही है? तो बस ये राइट पार्टी, ये पहला आर हो गया। दूसरा आर क्या है? तो दूसरा आर है राइट प्रॉपर्टी, यानी कि जो ऋण देने वाला व्यक्ति है उसके ऋण देने की जो पैसे का स्रोत है, जो वित्त का स्रोत है, वो सुरक्षित और सही है कि नहीं है। अगर गलत तरीके से पैसे उसके पास हैं तो निश्चित है कि उसमें दिक्कत है। तो इस तरीके से जो दूसरा आर होता है उसको हम लोग कहते हैं राइट प्रॉपर्टी, यानी कि सही संपत्ति की पहचान करना। ऋणदाता जो ऋण देता है उसके पास जो संपत्ति है या जो पैसे हैं उसके पास, जिसे वो ऋण के रूप में दे रहा है दूसरों को, वो सही पैसे हैं कि नहीं है। तीसरा होता है राइट रेट। राइट रेट का मतलब होता है कि वह सही ब्याज दर पर
आपको ऋण दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि आसपास जो भी मार्केट रेट होता है उसी के अनुसार ऋण लेने वाले व्यक्ति को या हमें ऋणदाता जिस ऋण पे दे रहा है उसके बारे में पता करना चाहिए कि ये मार्केट रेट के बराबर है कि नहीं है। चौथा जो आर है इसको कहा जाता है राइट रिपेमेंट। राइट रिपेमेंट का मतलब होता है कि सही जो भुगतान की शर्तें होती हैं, पुनर्भुगतान के लिए सही शर्तें उसके द्वारा रखी जाएंगी या रखी गई हैं कि नहीं रखी गई हैं। यही 4 आर्स से रिलेटेड होते हैं ऋण के लिए। तो ऋण के लिए जो 4 आर हैं वो क्या है? राइट प्रॉपर्टी, दूसरा है राइट पार्टी, तीसरा है राइट रेट और चौथा है राइट रीपेमेंट। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये सेक्शन बी में कह रहा है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड है क्या? तो देखिए, नाबार्ड जो होता है इसको कहते हैं हम लोग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से इसको जाना जाता है और ये ग्रामीण ऋणों की शीर्षस्थ संस्था होती है भारत सरकार की। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके उद्देश्य क्या है? नाबार्ड के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले है कि नाबार्ड का जो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य होता है ग्रामीण किसानों के लिए आसान शर्तों पर ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आसान शर्तों पर ग्रामीण कृषकों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा इसका उद्देश्य होता है जो ग्रामीण बैंकिंग संस्थाएं होती हैं या ग्रामीण कोई भी ऐसी संस्थाएं ग्रामीण स्तर पे जो बैंकिंग का काम करती हैं उनको प्रमोट करना। ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना। तीसरा इसका काम क्या होता है? ग्रामीण उद्योगों को और कृषि को बढ़ावा देना। और चौथा काम क्या होता है? इसका चौथा काम होता है, यानी जो उसके उद्देश्य होते हैं, चौथा उद्देश्य है ये है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब लोग होते हैं उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार करना। ये सभी नाबार्ड के उद्देश्य हैं। कार्य क्या हैं? उद्देश्यों को कार्यों में परिणत किया जा सकता है। अगर आप उद्देश्य अच्छे तरीके से लिखते हैं तो उद्देश्यों को कार्यों में परिणत किया जा सकता है। इसका उत्तर वो भी लिख सकते हैं। लेकिन जब कार्यों के विषय में बात आती है सविस्तार चर्चा की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नाबार्ड के द्वारा कृषि से संबंधित वित्त प्रदान किए जाते हैं। दूसरा, ग्रामीण बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तीसरा, ग्रामीण स्तर पे गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। चौथा, ग्रामीण कृषि और विकास से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। और पांचवा है, चौथा आपका, कि कृषि पर आधारित उद्योग धंधों के लिए ऋणों की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, उसके लिए प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं ग्रामीण स्तर पे। यही सब आपका नाबार्ड के उद्देश्य और कार्यों के विषय में सविस्तार चर्चा हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट बी कह रहा है कि कृषि के लिए सहकारी बैंक के कार्य लिखिए। सरकारी बैंक लिख रहा है, जबकि इंग्लिश में कोऑपरेटिव बैंक ऑफ एग्रीकल्चर कह रहा है। देखिए, कृषि के लिए जो सहकारी बैंक होते हैं, ये सहकारी बैंकों के बारे में सबसे पहले आपको समझना होगा सहकारी बैंक क्या होते हैं। सहकारी बैंक ये सहकारिता की तरह ही इनका काम होता है। सहकारिता क्या होती है कि कुछ लोगों का समूह होता है, एक संगठन होता है जो आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी
सामूहिक व्यवसाय करता है, और जब उससे आपको प्रॉफिट जब लाभ होता है तो लाभ को आपस में वो लोग बांट भी लेते हैं, ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार। तो नाबार्ड में ये जो कृषि के लिए सहकारी जो बैंक हैं, ये सहकारी बैंक जो होता है, ये इसके कार्यों के बारे में हम सिर्फ चर्चा इतना ही करेंगे कि ये कृषि से संबंधित ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, और कृषि के विकास के लिए वित्तीय सहायता भी लोन सब्सिडी वगैरह के रूप में भी देते हैं, ठीक। किसानों को वित्तीय साक्षरता भी ये प्रदान करते हैं। किसानों को वित्तीय साक्षरता का मतलब होता है कि किसानों की वित्तीय साक्षरता माने वो अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कर सकें। और लास्ट वाला है इसका क्या कि कृषि बीमा की सुविधाएं भी ये प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, नाबार्ड के उद्देश्य और कार्यों के विषय में सविस्तार कृषि के लिए सरकारी बैंक के कार्य हो गए, ठीक है। अब चलते हैं नेफेड की भूमिका एवं उसके महत्व को स्पष्ट करने को लेकर के। तो नेफेड की भूमिका, नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नेफेड होता है। इसको स्थापित किया गया था 1958 में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं उनके विपणन और व्यापार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था नेफेड का। और अब इसकी भूमिका की बात की जाती है तो नेफेड की भूमिका क्या है, तो ये कृषि उत्पादों के विपणन में उसकी वित्तीय सहायता में और कृषकों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार को शामिल करता है। ये नेफेड की भूमिका हो गई। अब इसका महत्व क्या है नेफेड का, तो नेफेड के महत्व की जब बात आती है तो ये आपको किसानों की आय में वृद्धि करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी इसने सुधार किया है। ये सब इसके क्या हैं, ये सब इसके महत्व के अंतर्गत हैं। किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जिससे कि वे अपने उत्पादों का विपणन और व्यापार कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपको नेफेड की भूमिका और उसका महत्व। नेक्स्ट चलते हैं डी, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो सहकारिता के बारे में हम क्या कहते हैं, ये व्यक्तियों का समूह होता है जो एक साथ मिल करके काम करते हैं और जो एक साथ मिल के काम करने यानी जो भी व्यवसाय करते हैं उससे जो भी लाभ प्राप्त होते हैं उस लाभ को आपस में इक्वल बांटते हैं या अपनी योग्यता के अनुसार जिसकी जो वरीयता होती है संगठन में उसके अनुसार वो आपस में बांटते हैं। तो सामूहिक हितों को ध्यान में इनके द्वारा रखा जाता है सहकारिता। ये चीज़ समझ में आया सहकारिता क्या होती है। अब चलते हैं सहकारिता के उद्देश्य क्या है। सहकारिता का उद्देश्य होता है सदस्य के हितों की को ध्यान में रखना। दूसरा उद्देश्य होता है जो व्यवसाय करने से लाभ प्राप्त होते हैं उन लाभों को आपस में बांटना। तीसरा होता है कि सहकारिता के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना, ठीक है। ये सभी सहकारिता के उद्देश्य हो गए। अब इसके सिद्धांत की बात करते हैं। सहकारिता के सिद्धांत में से कुछ हैं क्या, सामूहिक लाभ का बंटवारा करना, दूसरा है सामूहिक निर्णय लेना, तीसरा है सामूहिक सहभागिता, चौथा है न्याय और समानता। ये सभी जो भी हैं आपके सहकारिता के उद्देश्य और सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका एवं विशेषताओं पर चर्चा करें। चलिए भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में सबसे पहले तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को
1975 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और उसका विकास करना। ठीक है, अब चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका। सबसे इसमें क्या कर रहा है जी क्वेश्चन में? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका क्या होती है? तो सबसे पहले भूमिका है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार। ठीक है, दूसरा है ऋण की सुविधाएं आसान शर्तों पर उपलब्ध कराना। तीसरा है किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। चौथा है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि ग्रामीणों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। दूसरी विशेषता है ऋण उपलब्ध करने की इनकी सरल प्रक्रिया होती है। तीसरी विशेषता है कि स्थानीय स्तर की जो भाषा होती है उसी में ये कारोबार करते हैं और स्थानीय भाषा में ही ये अपनी सेवाओं को देते हैं। ये सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विशेषता है। चलते हैं अब एफ के बारे में। एफ कह रहा है कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए बैलेंस शीट जो होता है, अब तो वहाँ पे बात आ जाते हैं, इसको फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और बैलेंस शीट जो होता है ये किसी भी व्यवसाय की इकाई के जो वित्तीय वर्ष के अंत में उसकी संपत्ति, उसके दायित्वों और उसकी पूंजी का लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या होता है? इसको वित्तीय विवरण कहा जाता है जो किसी संगठन की वित्तीय स्थिति को एक विशिष्ट समय पर प्रदर्शित करता है। इसी को हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? तो इनकम स्टेटमेंट को लाभ हानि खाता भी कहा जाता है। ये क्या करता है? एक निश्चित अवधि में एक विशिष्ट समय पर उसको कह सकते, एक विशिष्ट समय पर व्यवसाय के लाभ और हानि को उसके व्यय और उसके आय का ब्यौरा देता है। ठीक, अब चलिए सेक्शन सी के तरफ। सेक्शन सी में से जो पहला प्रश्न है आपका, ये पहला प्रश्न है क्या है पहला प्रश्न? हाँ, कृषि ऋण के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों के विषय में चर्चा करें। तो कृषि ऋण के संस्थागत स्रोत में आपको चले आते हैं। देखिए संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत में बैंक आते हैं, सहकारी समितियां आती हैं और विकास बैंक भी आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नाबार्ड भी आते हैं। कृषि ऋण के लिए आपको क्या होता है? संस्थागत स्रोत में क्या क्या चीज़ें आ गई? तो संस्थागत स्रोत में बैंक आ गए, उसके बाद में कृषि सहकारी समितियां आ गईं, कृषि विकास बैंक आ गए और नाबार्ड आ गया। ये संस्थागत स्रोत हैं। और गैर संस्थागत स्रोत में पहले तो ऋण देने वाले जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं, जिसमें साहूकार हो गए, फिर अन्य अनौपचारिक स्रोत भी आ गए। ठीक, ये सभी गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं 3 के बी में। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे के कारण क्या रहे? ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे के कारण में सबसे पहले था कि जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था वाणिज्यिक बैंकों का, तो उस समय 1959, ठीक से तो डेट हाँ देखते हैं। देखिए वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण जब नहीं हुए थे, जब राष्ट्रीयकरण जो हुए उसके पीछे का कारण क्या था? तो उसके पीछे का कारण यही था कि पहले तो जब वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था तब आर्थिक असमानता थी। ठीक है, भारत में आर्थिक असमानता एक बहुत बड़ी समस्या थी।
ठीक है। दूसरा चीज़, बैंकिंग सेवाओं की पूरे देश में कमी थी। तीसरा चीज़ क्या था कि जो साहूकार थे उन साहूकारों का वर्चस्व था जो मनमाने तरीके से गरीब और जो मध्यम दर्जे के लोग होते हैं उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण देते थे। चौथा क्या था, वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे का कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता, माने एक तरह से अस्थिरता थी, काफ़ी पीछे था, अर्थव्यवस्था काफ़ी पीछे था, धीमी गति से था। और तो यही सारे ऐसे कारण थे पीछे के वाणिज्यिक बैंकों के, जिसके चलते उनका राष्ट्रीयकरण सरकार को करना पड़ा। ठीक है, अब चलते हैं 3 का सी, कृषि ऋण के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की व्याख्या करें। कृषि ऋण के वर्गीकरण के विभिन्न आधार तो हैं भाई, जैसे कि अवधि के आधार पे उसका ऋण, दूसरा चीज़ उद्देश्य के आधार पर ऋण, तीसरा वर्गीकरण क्या हो सकता है, सुरक्षा के आधार पे ऋण, स्रोत के आधार पर ऋण। तो यही ऋणों के, यानी जो भी लोन आप क्लासिफाई करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको आप उसी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें एक और बात आती है क्या आपकी कि कृषि ऋण के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की व्याख्या में सबसे पहली व्याख्या आती है आपको समय के आधार पे ऋण। तो समय के आधार पे ऋणों को 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, एक अल्पकालिक ऋण जो 1 महीने से 12 महीने तक का होता है, दूसरा होता है मध्यकालिक ऋण जो 1 वर्ष से ऊपर का होता है, 1 से 5 वर्ष तक का होता है, और दीर्घकालिक ऋण में आपका 5 वर्ष से ऊपर का होता है। ठीक है, ये ऋण के अवधि के आधार पे ऋणों का वर्गीकरण हो गया। दूसरा उद्देश्य के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे जो ऋण होता है कृषि क्षेत्र में, तो ये उद्देश्य के आधार पे जो ऋण हो गया इसको हम लोग कह सकते हैं कृषि उत्पादन ऋण। ये क्या होता है कि फसल उगाने और उत्पादन करने के लिए किसानों को दिया जाता है। दूसरा होता है कृषि बीमा ऋण। ये क्या करता है, किसानों को फसल की बीमा और अन्य कृषि जोखिम से सुरक्षा के लिए कृषि बीमा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये ऋण के उद्देश्य के आधार पे ऋण हो गया। अब है उसकी सुरक्षा के आधार पे, तो ऋणों की सुरक्षा के आधार पे 2 ऋण होते हैं, एक होता है सुरक्षित ऋण, दूसरा होता है असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण जो होता है ये किसानों को उनकी संपत्ति को मॉर्गेज के रूप में रख करके और तब दिया जाता है। दूसरा असुरक्षित ऋण, ये किसानों को उनकी संपत्ति को बंधक के रूप में रखे बिना दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है उसका चौथा, जो कि ऋण के स्रोत के आधार पर दिया जाता है, ये है सरकार के माध्यम से लिया जाने वाला ऋण और किसी प्राइवेट संस्थान के माध्यम से लिया जाने वाला ऋण, यानी सरकारी ऋण और गैर सरकारी ऋण। तो यही ऋणों का वर्गीकरण हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी लॉन्ग क्वेश्चन में, सूक्ष्म वित्त पोषण के विषय में आप क्या जानते हैं और कृषक समुदाय के विकास में केसीसी की भूमिका एवं महत्व का वर्णन करिए। तो देखिए सूक्ष्म वित्त पोषण के विषय में आप क्या जानते हैं। सूक्ष्म वित्त पोषण में क्या होता है, ये वित्त पोषण की, ये वित्त की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि छोटे और मध्यम आकार के जो भी किसान होते हैं या जो भी व्यवसायी होते हैं उनको वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें एक बात आती है कृषक समुदाय के विकास में केसीसी की भूमिका के बारे में। चलते हैं कृषक समुदाय के बारे में। केसीसी की भूमिका, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है ये क्या करता है, तो ये एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड होता है। क्यों, ये क्या करता है, जो कि किसानों को वित्तीय सुविधाएं सेवाएं उपलब्ध कराता है, और खास करके किसान को फसल की बुआई के समय, कटाई के समय और अनाज के विक्रय के समय जो पैसे की आवश्यकता होती है, तो उन पैसों की आवश्यकता को ये उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से बैंक द्वारा ले सकते हैं उधार के रूप में।
ठीक है। अच्छा, अब इसकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो केसीसी जो होता है ये क्या करता है कि वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है और वित्तीय सेवाओं में ऋण प्रदान करता है। तीसरा, ये कृषि विकास के लिए भी आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध कराने में मदद करता है। अगर आपको कोई इक्विपमेंट वगैरह खरीदना हो, कृषि से संबंधित औजार वगैरह खरीदना हो आपको, या फिर फसल पैदा करने के लिए किसी बीज को या कीटनाशकों की आवश्यकता हो, ऐसे में आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप केसीसी का इस्तेमाल करके और फिर उसका भुगतान भी कर सकते हैं और पैसे भी ले सकते हैं उधार के रूप में बैंकों से। ठीक है। तो केसीसी की भूमिका में सबसे पहला वित्तीय सेवाएं जैसे कि ऋण, ये उधार देता है। दूसरा चीज़ कृषि विकास से संबंधित कार्यों में सहायता करता है। और तीसरा है वित्तीय समावेशन का काम करता है। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि ये आपको बैंक से जोड़ता है। ठीक है। इसका महत्व क्या है? इससे क्या होता है, कृषि कार्यों में आपको जो आवश्यक वित्त चाहिए होता है वो आसानी से आसान शर्तों पे उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि दूसरा चीज़ क्या होता है, कृषि उत्पादकता में इससे वृद्धि होती है। समझ गए? यही सब जो है आपका आपको केसीसी की भूमिका एवं महत्व से संबंधित है। थैंक यू सो मच।